एक चीज और याद रखनी होगी, मैं वैभव जी आपसे शुरुआत करूंगा। उत्तर प्रदेश में जो 19 में हुआ गठबंधन मायावती जी और अखिलेश यादव जी में, वो छोटा था। इनकी पहले की पीढ़ी में जो गठबंधन हुआ था अयोध्या में ढांचा गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव और कांशीराम जी में, ठीक, वो बहुत बड़ा, क्योंकि वो व्यक्ति लोग बड़े थे, उनके बीच में गठबंधन हुआ। दलित, ओबीसी, मुस्लिम, ये 100% कंबाइंड होना चाहिए फिर, ठीक। और तब नारा लगा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा मुड़ गए जय श्री राम, ठीक। लेकिन 202 सीट नहीं आई उत्तर प्रदेश में मिलके भी। क्या इतने बड़े नेता दोनों, बहुत बड़े कद के नेता थे दोनों, ठीक। इतना बड़ा मजबूत सामाजिक जातीय गठबंधन, उसके बाद भी स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं आई। वैभव जी, अब ये जो प्रयोग हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? गर्व से कहो हम शूद्र हैं, अब इसमें बहन जी भी एंट्री ले गई और उन्होंने कहा 2 जून 1995 याद रखो, गेस्ट हाउस। जी, जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो बसपा का रिजल्ट आया है, उसके बाद से ही क्योंकि बसपा का वोट का प्रतिशत कम हुआ है, वैसे में भाजपा सपा चाहती है कि किसी भी रूप में जो बसपा है वो उभर ना पाए। और अगर आप मायावती जी के परसों के ट्वीट देखेंगे तो उसमें मायावती जी कहती हैं कि सपा और भाजपा दोनों मिली भगत कर रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो मुद्दा है रामचरितमानस का, ये कोई नया तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कोई खोज कर दी हो कि किसी को पता ही ना हो। ये सब बातें तो बहुत पहले से बहुत से विद्वान चिंतक जो है इस पे डिसाइड कर चुके हैं। और क्योंकि धर्म का मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, और धर्म जो है वो बीजेपी की पिच है, जब भी कोई ऐसी बात करेंगे और उसमें तर्क देंगे, क्योंकि इंटरप्रिटेशन का ही मुद्दा है, लोग कहेंगे कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, उसका शिक्षा मतलब था, कारण मतलब था। लेकिन सीधे तौर पे जब इस मुद्दे पे भाजपा और सपा आमने सामने हो जाएंगी तो कोशिश यही है कि बाइनरी करी जाए। जैसे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में पूरी बाइनरी पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस अपनी जमीन तलाशती रही कि मुद्दा कहां से लाए, बीच में घुसे कैसे। तो सपा और भाजपा की कोशिश है कि बसपा को मुद्दा ना मिले और उस मुद्दे पे हम आपसी टकरार करें, आपसी वार करें और जो ध्रुवीकरण है वो हो जाए। नहीं तो अखिलेश यादव को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो जिन्ना का जिक्र करते पिछले विधानसभा के चुनावों में। ठीक ठीक बात है वैभव जी। इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, वैभव जी ने जो अपना एनालिसिस दिया उसमें एक बात कह के फिर मैं मनोज जी के पास चलूंगा। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लिए वो ग्राउंड्स ज्यादा कंफर्टेबल हैं इन कंपेरिजन टू अदर ग्राउंड्स। वैभव जी मेरी बात पे गौर करिएगा, ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मैं कोई थीसिस तो पढ़ नहीं पाता ना उतना समय, जो तजुर्बा देखता उससे कह रहा हूँ। जहां दो ध्रुवीय लड़ाई नहीं है, मल्टी कॉर्नर फाइट जहां रहेगी, मैं एक उदाहरण देता हूं, मनोज यादव उस बात से सहमत होंगे। उत्तर प्रदेश में 2017 वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से वहां के प्रमुख लोगों ने मुझे एक आकलन बताया कि पश्चिम की 100 सीटों पर जो मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें थीं, वहां सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा तो बहन जी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया और उसमें 99% भाजपा जीत गई। भाजपा को लिए इसलिए ये चीज ज्यादा सूट करती है कि एक थर्ड पोल कोई रहे, है ना, वहां उसको ज्यादा कंफर्ट जोन लगता है। उत्तर प्रदेश में जो उसकी पार्ट वापस आई है सरकार, उसमें इस बात का एक इंडिकेशन हमको दिखता है, बहुत ध्रुवीय उसका। मनोज यादव जी, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, शूद्र शब्द पर आपत्ति उठा दी बहन जी ने, वो तो ठीक ही है, वो तो टेक्निकल मुद्दा है, लेकिन उनने एक इमोशनल मुद्दा छोड़ दिया कि गेस्ट हाउस कांड के उस रात का ये की याद करो 2 जून की, और वो वास्तव में हिंदुस्तान के दलितों के लिए बड़ा एक वैसा विषय है।
बहन जी की अचानक से एंट्री को कैसे देख रहे हैं इसमें? आपकी जो मुहिम चल रही थी दलित प्लस ओबीसी प्लस मुस्लिम, उसमें बहन जी ने कहा भाई बाकी ठीक है लेकिन हमारा वाला इधर रखो। मनोज जी, मनोज यादव जी, जी हेलो जी 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही भैया, आ रही जी। हाँ। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार 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 अमिताभ जी। मैं मायावती जी ने जो सबसे बेहतर और बड़ी बात कही है वो ये है कि हमने तो ना उस ग्रंथ की विरोध में कोई बात कही, ना भगवान राम के विरोध में कोई बात कही। हमने कुछ पंक्तियों जी की सारे जो लोग हैं पिछड़ों दलितों में उनकी आपत्ति है, लेकिन मायावती जी ने कहा है स्पष्ट रूप से कि जो दलित हैं, जो अम्बेडकराइज हैं, उनका इन ग्रंथों से कोई लेना देना ही नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा, स्क्रीन पे चल रहा है। उनका सिर्फ भारतीय संविधान से मतलब है, किसी धार्मिक ग्रंथ, किसी धार्मिक और ईश्वर, उससे कोई वास्ता उनका नहीं। स्पष्ट रेखा उन्होंने खींच दी, जो समाजवादी पार्टी की लाइन से भी बड़ी लाइन है। इस बात से आप भी सहमत होंगे, पैनल बैठे लोग भी सहमत होंगे। और समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से कह रही है हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी हिंदुस्तान में और दुनिया में जितने धर्म है, हम सबका सम्मान आदर करते हैं, सबकी किताबों का सम्मान आदर करते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हम, अमिताभ जी आप बेहतर जानते हैं कि समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों की पार्टी समाजवादी पार्टी की आज की नहीं है। आदरणीय हमारे सबसे बड़े नेता लोहिया जी कहा करते थे, पिछड़ों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये नारा आज नहीं लगा, बीजेपी के रिज्यूम में नहीं लगा, जब कांग्रेस की टूटी बोलती थी तब लगा। तो वो लड़ाई कोई पुरानी नहीं है, वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब उस आवाज का शुद्धिकरण होता है जिसमें बहन जी 5 साल रह के जाती है, 5 साल प्लस उससे पहले, फिर आदरणीय नेताजी रहते हैं 3 साढ़े 3 साल, फिर अखिलेश जी रहते हैं 5 साल। जो मायावती जी, अखिलेश जी, नेताजी जिस 5 कालिदास मार्ग में रहते हैं, उसका भाजपा के मुख्यमंत्री का आने से पहले 5 कालिदास मार्ग में शुद्धिकरण किया जाता है। तो लड़ाई तो हम बहन जी की भी लड़ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? आएंगे दोबारा में, दोबारा में आते हैं। अबे अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे। ठीक है मनोज जी, ठीक है। आप ये बड़ा दिल दिखा रहे हो कि भाई हम बहन जी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बहन जी ने आपने अपने मनमाफिक हिस्सा उसमें ऑप्ट किया। बहन जी का जो मारक अस्त्र है वो ये सब कहानी नहीं है। मारक अस्त्र है 2 जून 1995, जब देश के इतिहास में पहली बार दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनने जा रही थी तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। यहां से खेल शुरू है भैया। एक मिनट मनोज, दोबारा आएंगे, अभी नहीं। यहां से खेल शुरू होगा, ये समझ लीजिए। बाकी कहानी है, भूमिका होती है ना, भूमिका और फिर उपसंहार, ऑपरेटिव पार्ट बीच में होता है। ये बीच में मायावती जी ने पंच मारा है, बाकी कहानी है ऊपर नीचे। वो ऐसे ट्वीट करती हैं, वो 3 4 5 ट्वीट करती हैं, उसमें कोई एक ट्वीट में पंच होता है, बाकी सब कहानी में वो डाल देती हैं और सबको लपेट लेती हैं कि सपा और भाजपा और सारे दल ड्रामेबाजी करते हैं। ऐसा वो हर बार बोलती हैं, कांग्रेस को भी लपेट लेती हैं। सुधा जी, ये जो माहौल चल रहा है, शुरू तो हुआ था रामचरितमानस से, लेकिन मानस तो छूट गया पीछे, ठीक। अब मामला आ गया जातीय गोलबंदी पर, ठीक, वर्गों की गोलबंदी पर। भाजपा की कोशिश है प्राणपण से कि धर्म के आधार पर एकजुट हो सब, ठीक। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि दलित प्लस ओबीसी प्लस मुस्लिम ये ट्रियो बने। बहन जी की कोशिश है बने जो सो बने, लेकिन कम से कम दलित तो मेरे पास रहे। ये अभी जो मुझे सीन समझ में आ रहा है। कांग्रेस की क्या कोशिश है और कांग्रेस इस घटनाक्रम को कैसे देख रही? अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। आपने शुरुआत में ही कह दिया कि सब मिलजुल के सिर्फ ये कोशिशें हैं,
सियासत करने की। आपने पहले ही पंच लाइन दे दी थी और आपने पूरे को कंक्लूड पहले ही कर दिया था, लेकिन चूंकि आपने मेरे विचार को इसमें पूछा है जी। आप भी जानते हैं कि ये सब जो हो रहा है यहाँ पे रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब कोई रचनाकार किसी रचना को करता है उसके बारे में टीका टिप्पणी हम कितना भी कर लें, कितनी भी टीकाएं लिख दें, लेकिन वो उसका, जबकि वो स्वयं कहते हैं कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, तुलसी उन्होंने कहा हुआ है कि उन्होंने अपने लिए लिखा है। अब उसमें किसको क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, क्योंकि लोक नायक की बात अगर की जाए तो अमिताभ जी हमारे देश में, हमारे इस सनातनी देश में जो जिसकी हम बात करते हैं, बुद्ध के बाद कोई लोक नायक उभरा तो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, जिनकी स्वीकार्यता अपने देश में बहुत रही है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो उनकी स्वीकार्यता को स्वीकार न करता हो। उसके बाद उनपे कितने संतों ने, महात्माओं ने, ये बहुत बड़ी एक विरासतों में आया है कि बहुत लोगों ने उनपे आरोप प्रत्यारोप आक्षेप किया गया, बहुत से प्रक्षिप्त अंश आए, बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो उनकी तुलसी के मानस में आते गए, उस पर बात होती रही। आज की परंपरा नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन मैं हमेशा जब कोई कवि या रचयिता के ऊपर, सुधा जी तुलसी पर चर्चा नहीं कर रहे हम अपन ना, तुलसी महान है, उसमें क्या स्वामी मौर्य के कहने से क्या फर्क पड़ता है? स्वामी मौर्य को कौन ऐसा कोई अकादमिक तो मानता नहीं है कि वे विद्वान व्यक्ति हैं। बिल्कुल, वो ठेठ सियासतदान है, उसमें क्या मतलब कि इसकी वजह कहां? ना वो नहीं, हमने आपसे सवाल ही दूसरा पूछा ना, आप गलत भटकेंगे। अकादमिक बहस में मैं जा ही नहीं रहा, वरना तो मैं तुलसी पर बहुत अच्छी बात बोल सकता था। मैं 100% नीट पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, खाटी पॉलिटिक्स, उसमें ड्रामा कतई नहीं, सिर्फ 100% बिल्कुल उसी पे आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। चुनाव उसी पे होता है, कहानी में तो होता नहीं चुनाव। नहीं, कहानियां नहीं। देखिए, यही तो भाजपा का जो दुराग्रह है समाज के प्रति, वो समाज को सिर्फ लपेटे में लेके सामाजिक रूप से सामाजिक समरसता को खत्म करने का जो उसका प्रयास होता है, उसकी सारी की सारी गोलबंदी यही होती है कि समाज में इस तरह के भटकाव होते रहे, लोग आपस में ही इन चीजों में उलझे रहे। जबकि आपने ट्वीट में देखा और मायावती सीधे कह रही है कि देश संविधान से चलता है। सुधा जी ठीक आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास। ठीक, मैंने पूछा था कांग्रेस इस जो चारों तरफ से गर्दा उठ रहा है इसमें क्या कर रही है? आपने बाकी सब बातें बताई, ये नहीं बताया। बाकी सब आपने अच्छी अच्छी बातें बताई। मैंने एक बात, सुधा जी दोबारा में आएंगे, दोबारा अभी रुक जाओ। मायावती जी सब बातों से हमने पूछा कांग्रेस इसमें, ऐसा नहीं होता कि हम आंख मींच लें तो घटनाएं रुक जाएंगी, ऐसा तो संभव नहीं। अगर एक मूव वो समाजवादी पार्टी ने चला है तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया समाज में होगी, एक मायावती जी ने चला उसकी भी होगी, एक भाजपा परमानेंट बड़ा प्लेयर है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा थोड़ी नहीं कह सकते कि कांग्रेस कहने जी एक मूंदहू आंख कतहू कछु नाही, ऐसा नहीं हो सकता ना। कोई पोजीशनिंग उसको लेनी होगी, इसलिए मैंने वो सवाल किया था।